हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। और पिछले वीडियो में हम बात किए थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसका ड्रॉबैक्स के बारे में। आज बेटा बात करेंगे नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी, जो इम्पोर्टेंट, ध्यान देखो, सब समझ में आएगा, ठीक है। बेटा देखो, नेल्स बोर एटॉमिक थ्योरी, नेल्स बोर नेल्स बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। पहले समझो कि नेल्स बोर एटॉमिक थ्योरी क्यों आना पड़ा। क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहे हैं, एक चीज बोले वो कि भाई ये न्यूक्लियस है, ध्यान देना, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता है, और घूमते घूमते वो एनर्जी अपना लॉस करता है, और लॉस करते 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 इलेक्ट्रॉन जो एक समय ऐसा आता है कि न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाता है। जैसे करीब पहुंचेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में टकरा जाएगा तो एटम ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब एटम कोलैप्स कर जाएगा। मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आपका एटम क्या अनस्टेबल है। क्यों, किसका थ्योरी इसने ले लिया, मैक्स प्लांक्स का थ्योरी। क्योंकि मैक्स प्लांक्स ने बोले थे कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ बेटा अगर नेगेटिव चार्ज घूमता है तो नेगेटिव चार्ज एनर्जी को लॉस करते। किसने इस बात को बोले, मैक्स प्लांक्स। मैक्स प्लांक्स ने बोले कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज अगर घूमता है बेटा, तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज अपना एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। तो इसी चीज को रदरफोर्ड ने कहा अप्लाई किया एटम में, कि एटम में बोला भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन से वही पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब ये भी एनर्जी लॉस करता है। और करते करते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस करीब आ जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आपस में टकरा के एटम कोलैप्स कर जाता है। लेकिन ये चार्ज वाला जो है अप्लाई एटम में लागू नहीं होता है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक ड्रॉबैक्स हुआ। तब कौन आए, नेल्स बोर। उसने अच्छा तरीके से समझाएं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लॉस भी नहीं करता है, ना गेन करता है, ना न्यूक्लियस आके गिरता है, ठीक है। सुनो अब क्या क्या बात बोले, उस सब बात को हम बात करते एक एक करके। तो नेल्स बोर एटॉमिक थ्योरी बेटा, हम इसने अपना एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया, ध्यान देना। किससे कंपेयर किया बेटा, सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। बोला मान लेते बेटा, मान लो सोलर सिस्टम में सन है, बीच में सन के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट में अलग अलग प्लैनेट्स चारों तरफ चक्कर काट रहा है। लेकिन प्लैनेट एक दूसरे हर एक प्लैनेट जो है सन में आके नहीं गिरता है। सन एक तरह न्यूक्लियस मान लो, और यहाँ मान ले हर एक प्लैनेट है, यहाँ एक प्लैनेट है, यहाँ एक प्लैनेट है, चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन कोई प्लैनेट सन में आके गिरता नहीं है। तो नेल्स बोर ने कहा भाई ये बिल्कुल सही बात है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन हर जगह नहीं घूमता है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसके कारण ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करता है, ना गेन करता है। और उस तरह को ऑर्बिट्स को उसने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट। इसने क्या कहे कि भाई हम भी मानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता, हम भी मानते हैं, लेकिन हर जगह नहीं घूमता है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसके कारण ना एनर्जी लॉस करता है, ना गेन करता है। और उस तरह का ऑर्बिट्स, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस तरह ऑर्बिट को इसने क्या बोले, स्टेशनरी ऑर्बिट। मैंने इसने कहा बेटा कि ये न्यूक्लियस यहाँ पर अभी तक प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ। नेल्स बोर के बाद, नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल जब दिए उसके बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। अभी सिर्फ मालूम था कि न्यूक्लियस में क्या बेटा, प्रोटॉन से, अभी प्रोटॉन है। नेल्स बोर के बाद ही न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ कि आपका कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। तो अभी मान लो सिर्फ क्या है, प्रोटॉन से न्यूक्लियस में, और इसके चारों तरफ आपका एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, हर जगह नहीं घूमता, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है।
हर एक जगह नहीं घूमता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी को लॉस करता है ना गेन करता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस ये है, और न्यूक्लियस हम तक क्या मालूम था, प्रोटॉन्स, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, बोला भाई न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है, चीज हम भी मानते हैं, इस चीज को हम भी मान रहे, घूमता है, लेकिन हर जगह नहीं घूमता है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसके कारण ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करता है ना गेन करता है। और उस तरह का ऑर्बिट्स को इसने क्या बोला, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला, बोला भाई इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, हम भी मानते हैं, लेकिन एक कहाँ घूमता है बताओ, फिक्स्ड, कहाँ घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में वो ओरिएंटेड है, ये घूमता है, जिसके कारण एनर्जी लॉस करता है ना गेन करता है। और उस तरह का ऑर्बिट्स को बोला उसने बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट बोले। क्या बोले, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो पहला पोस्टुलेट यही है। तो पूछेगा बताओ नेल्स बोर का पहला पोस्टुलेट क्या बोलना, उसने कहा कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या करता है, घूमता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी को लॉस करता है ना गेन करता है। और उस तरह का ऑर्बिट्स को उसने क्या बोला, स्टेशनरी ऑर्बिट। मीन्स इंग्लिश से बोलोगे, कैसे बोलोगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed circular path. That is why electron can neither loss of energy or gain of energy. So this types of orbits is known as क्या, stationary orbit। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमता, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसके कारण एनर्जी ना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना गेन करता है। उस तरह ऑर्बिट क्या बोला, स्टेशनरी ऑर्बिट, पहला पोस्टुलेट। ठीक है, उसका दूसरा पोस्टुलेट था बेटा कि हर एक ऑर्बिट को उसने नाम दिया, एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड। हर एक ऑर्बिट का नाम दिया इसने, अदर थोड़े नाम नहीं दिया। उसने बोला भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है और अपना एनर्जी लॉस करता है, लॉस करते करते न्यूक्लियस करीब आ जाता है और आपस दोनों टकरा जाता है, एटम कोलैप्स हो जाता है। ऐसा बोला नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन घूमता है लेकिन हर जगह नहीं घूमता, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसके कारण ना एनर्जी लॉस करता है ना गेन करता है। फिर हर एक ऑर्बिट का नाम दिया, एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, उसने नाम दिया दूसरा पोस्टुलेट नेल्स बोर का, एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स, एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, हर का नाम दिया, पहला का नाम दिया के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, नाम भी दिया। मतलब अगर एन का वैल्यू बेटा 1 होगा, इसने बोला फर्स्ट ऑर्बिट है वो, ध्यान देना वो क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है। और फर्स्ट ऑर्बिट को उसने क्या बोला, के सेल बोला। क्या बोले, के सेल। जब एन का वैल्यू 2 है बेटा, तो ये आपका क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट होगा। सेकेंड ऑर्बिट को उसने क्या बोला बताओ, एल सेल। ठीक है, उसी तरह बाबू इसको मिटाते हैं, कहाँ यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, ऊपर मिटा देते हैं। देखो उसी तरह बाबू एन का वैल्यू जब 3 होगा, क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा। थर्ड ऑर्बिट बोलो या सेल बोलो, और उसका नाम क्या दिया बताओ, एम सेल। क्या नाम दिया गया इसको, एम सेल। जब एन का वैल्यू 4 होगा, क्या बताओ, ये 4th ऑर्बिट होंगे, और इसका क्या नाम दिया बताओ, एन सेल। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या है, एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्या, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। और एन क्या, एक इंटीजर नंबर है, एन का वैल्यू 1 2 3 4, एन क्या, एक इंटीजर नंबर है, इसका एन का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 और 4, कोई दिक्कत। दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, और इंटीजर नंबर 1 2 3 4। ठीक है, अब तीसरा पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान देना, किसका, आपका नेल्स बोर का एटम के बारे में ध्यान देना। तीसरा पोस्टुलेट है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड
whose angular momentum is equal to इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, उसने बोला कि एटम में बहुत सा ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन वही ऑर्बिट को हम इन्वॉल्व करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप सुनो कि मान ले बाबू ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये मान लो सेंटर पर न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगा और किसी के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं एंगुलर। किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस क्या है इसका, आर है, इसके अंदर क्या कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और इसके चारों तरफ घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का बेटा वैल्यू होता है, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा एम वी आर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी वेलोसिटी, आर किसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। तो तीसरा पोस्टुलेट है कि वही ऑर्बिट को इन्वॉल्व करेंगे एटम में जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल हो। दैट मीन्स तीसरा पोस्टुलेट बताते हैं, उसने बोला दोज ऑर्बिट आर परमिटेड, ध्यान देना तीसरा पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोज ऑर्बिट्स are permitted whose angular momentum is equal to इंटीग्रल मल्टीपल। दोज ऑर्बिट आर परमिटेड हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रल मल्टीपल। दैट इज एम वी आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, NH/2π। जो इस फार्मूला को फॉलो करेगा उसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इसी का मतलब यही है कि दोज ऑर्बिट आर परमिटेड हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। जो इस फार्मूला को फॉलो करेगा उसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। एम क्या बेटा, तो एम जो है यहां पर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, भी आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पीड, आर है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एन होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, एन का वैल्यू तुमको मालूम 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है। एच होता है, जो क्लास 11 में पढ़ोगे एच के बारे में, एच को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, ध्यान देना बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं एच को। और इसका वैल्यू जो होता है अप्रोक्स 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है एच का वैल्यू। 2 कोई नंबर है, पाई का वैल्यू को मालूम है कितना होता है 3.14। जो इस फार्मूला को फॉलो करेगा उसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करेगा। यही तीसरा पोस्टुलेट है, क्या, दोज ऑर्बिट आर परमिटेड हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। लिख लो इसको। पहला पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसके कारण ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करता है ना गेन करता है, और उस तरह का ऑर्बिट क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट पहला। दूसरा क्या है, एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंट बाय K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, ठीक है, और इंटीजर नंबर 1 2 3 4। अच्छा, तीसरा क्या है, ओनली दोज ऑर्बिट आर परमिटेड हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। ये तीसरा पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, किसका, नेल्स बोर का। लिख लो
देखो चौथा पोस्टुलेट बेटा ध्यान दो क्या होता है चौथा पोस्टुलेट, सुनो। अब चौथा भी क्लास 11 में पढ़ोगे बेटर तरीके से। चौथा पोस्टुलेट उसने कहा कि every stationary orbits are associated fixed amount of energy। हर एक ऑर्बिट में कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट है, उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, और उस एनर्जी का फॉर्मूला क्लास 11 में डिराइव भी करोगे, है ना। वो एनर्जी का फॉर्मूला नेल्स बोर निकाले थे, क्लास 11 में पढ़ोगे। En इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू आपका एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, ये फार्मूला निकाले थे, हम प्रूव भी करवाएंगे क्लास 11 में। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 है ना, ये इलेक्ट्रोवोल्ट में थे, इलेक्ट्रोवोल्ट है ना, एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। ये एन है आपका नंबर ऑफ यहाँ ऑर्बिट, क्या बताओ, ये नंबर ऑफ क्या है, ऑर्बिट है, और जेड है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन्स, और ई भी इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है, याद रखना चीज को। तो इलेक्ट्रोवोल्ट निकाले थे, एनर्जी प्रूव भी करवाएंगे 11 में, या हमारे वीडियो देखना स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 में, वहाँ प्रूव भी करवाए हैं, है ना, प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा। En इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, ये निकाले थे इसमें। चलो, तो तीसरा इसका याद रखना बाबू, नेल्स बोर ने सेल को ऑर्बिट भी बोले थे, और ऑर्बिट को उसने एनर्जी लेवल भी बोले थे, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो मेरा चौथा पोस्टुलेट ध्यान देना क्या है कि एवरी स्टेशनरी, चौथा पोस्टुलेट क्या बताओ, एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स, चौथा पोस्टुलेट क्या है, एवरी, ध्यान देना, स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक ऑर्बिट में कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएटेड है, और उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ध्यान देना। मान ले हम पूरा तो इसको मिटा देते हैं जगह में, चलो हम पूरा ड्रॉ नहीं करते हैं न्यूक्लियस से। मेरा ये फर्स्ट ऑर्बिट घुमा लेना पूरा, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये मान ले थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, पूरा घुमा लेना, इसको घुमा नहीं रहे हैं। ये ऑर्बिट ई एन का वैल्यू क्या 1 है, एन का वैल्यू क्या है 2 है, एन का वैल्यू 3 है, और एन का वैल्यू क्या है 4 है। इसको बोला फर्स्ट एनर्जी लेवल E1, इसका क्या है एनर्जी लेवल E2, इसका क्या E3, और ये क्या तरह E4, ये एनर्जी लेवल है। उसने कहा बेटा फर्स्ट ऑर्बिट जो एनर्जी होता है ये होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, और इसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। सेकेंड ऑर्बिट जो बेटा एनर्जी होता है वो माइनस 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, उसी से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है उसी एनर्जी से। फोर्थ ऑर्बिट में होता है माइनस 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट थर्ड ऑर्बिट में, और फोर्थ ऑर्बिट हो रहा है 0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट। एक्चुअली में जो एनर्जी निकाले थे हाइड्रोजन एटम के लिए निकाले थे, ये जो ऑर्बिट है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, जिस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूमता होगा, या तो फर्स्ट ऑर्बिट में, या सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट। एक्चुअली में नेल्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी का स्पेलिंग गलत हो गया शायद, तो देख लेना इसका स्पेलिंग स्टेशनरी का। तो एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स, बढ़िया लिख देते हैं थोड़ा सा,
इसका स्पेलिंग देख लेना है ना। एवरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड क्या फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, माने फर्स्ट ऑर्बिट में इतना होता है, सेकेंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना होता है। किस एटम के, किसके लिए, कौन एटम के लिए है, तो याद रखना ये और एनर्जी लेवल है किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, कि हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में इतना होता है, सेकेंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना होता है। ये चौथा पोस्टुलेट है इसका, ठीक है। पांचवा क्या ध्यान देना बेटा, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो। चलो पांचवा बात करते हैं, पांचवा पोस्टुलेट से ध्यान देना बेटा। पांचवा पोस्टुलेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा बोला कि भाई ये तो न्यूक्लियस से बिल्कुल सही बात है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट पूरा घुमा लें, तुम लोग घुमा ले रहे हैं, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट, ये आपका थर्ड ऑर्बिट, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट। ध्यान देना, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। और ऑर्बिट को उसने एनर्जी लेवल भी बोले भाई, ऑर्बिट बोलो, सेल बोलो, एनर्जी बोथ आर सेम। ये आपका क्या है, E1 एनर्जी, ये आपका E2 है, ये आपका E3 है, अब ये क्या है बाबू, E4 है। बोला भाई फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना बताओ, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। सेकेंड में कितना बोला, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। थर्ड में कितना, -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसमें कितना, -0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसी और एनर्जी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ। लेकिन बाबू इसको अगर बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल देंगे, क्या डाल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, तो ये क्या करेगा, ध्यान देना, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली इलेक्ट्रॉन नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या तो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, या तो कहाँ जाएगा बाबू, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, या तो कहाँ जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर कहाँ जाएगा बताओ, फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा। जब हम लोग क्या किया, एनर्जी दी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके वो अपना लेवल से दूसरा लेवल, तीसरा या चौथा लेवल जा सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेड। मतलब इलेक्ट्रॉन अभी एन का वैल्यू कहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन है, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ चला गया, 2 में, एन का वैल्यू या तो 2 में चला गया, या तो 3 में, या तो 4 में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, E1 से गया ना, मतलब कहाँ से गया, E1 से कहाँ गया, E1 से या तो E2 में गया, या तो E3 में गया, या तो E4 में। इसको बोलते हैं बेटा एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्साइटेड स्टेट, चला गया। लेकिन तुम देखो जैसे तुम ऊपर जा रहे हो एनर्जी बढ़ रहा है, माइनस कम हो, जितना माइनस कम हो एनर्जी बढ़ते चला जाता है। डेट मीन सबसे ज़्यादा एनर्जी बेटा किसका है, E4 का एनर्जी है सबसे, उसके बाद किसका है बताओ, E3 का है, फिर किसका है, E2 का है, फिर किसका है, E1 का एनर्जी है। कोई दिक्कत। और एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है, याद रखना। एनर्जी जो होता है बाबू, एनर्जी जो होता है स्टेबिलिटी का इन्वर्सली होता है। स्टेबिलिटी का क्या होता है, इन्वर्सली होता है। एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो रेडिएशन को लेके नीचे चला गया ऊपर, लेकिन जैसे ही एनर्जी देना बंद कर देंगे, एनर्जी देना हम लोग बंद कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ध्यान देना बाबू, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो जो ऊपर गया था ना, अब ऊपर रह पाएगा नहीं, कि एनर्जी बढ़ गया है और स्टेबल हो गया। जैसे भी एनर्जी देना बंद करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, और जो कलर को लेके गया है उस कलर को क्या करेगा, वो एमिट कर देगा। क्या कर देगा, एमिट कर देगा। मान लो यहाँ से ऊपर चला गया था, फिर ऊपर से वो नीचे आएगा, तो जो कलर को लिया तो उस कलर को क्या करेगा, उसको एमिट करेगा, और ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। उसको बोलते हैं डी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। मान ले अब वो कहाँ चला गया, मान ले E4 चला गया है, ये चला कहाँ गया, E3 में, या तो कहाँ चला गया, E2 में। अब जब एनर्जी देना बंद कर देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, तो कहाँ आएगा वो, E4 से भी कहाँ आएगा, E1 में आएगा, E3 से भी कहाँ आएगा, E1 में आएगा, E2 से भी कहाँ आएगा, E1 में आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं।
डी एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करते हुए आएगा। क्या करते आएगा, लॉस करते हुए आएगा। दैट मीन्स जब एनर्जी को हम दिए, ध्यान देना, जब लिख लेना, मिटाते हैं, जब हम लोग ग्राउंड स्टेट से चला गया ऊपर में तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया तब गया। तो चेंज ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी लेके गया ऊपर तो कैसे निकालते हैं, उस समय चेंज ऑफ एनर्जी निकालने का ऊपर हाईएस्ट एनर्जी माइनस लोवेस्ट से माइनस करेंगे। तो ये जितने ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ते जा रहा है ना, तो कैसे निकालो, मान लो E1 चला गया कहाँ, E2 में, तो चेंज ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, E2 माइनस कैसे निकालेंगे, E1। और ये हमेशा किस में आएगा बताओ, पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहा है ऊपर। तो चेंज ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, डेल्टा E बोलते हैं। डेल्टा E इक्वल टू क्या हुआ बताओ, चेंज ऑफ एनर्जी, यही हुआ E2, क्या हुआ बताओ, E2 माइनस क्या हुआ, E1, E2 माइनस क्या हुआ बताओ, E1 हुआ। ये हमेशा किस में होगा बताओ, पॉजिटिव में होगा। कब, जब ये कहाँ जाएगा, एक्साइटेड जब जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब, एक्साइटेड में होगा तब, है ना, लिखो। लेकिन जब फिर ऊपर से नीचे आएगा, है ना, तब क्या होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तब क्या होगा, सुनो, जब ऊपर से नीचे आएगा, जब लाइट देना बंद कर देंगे तो ऊपर से नीचे आएगा, तब चेंज ऑफ एनर्जी बेटा हमेशा किस में होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी को लॉस करते हुए ऊपर से नीचे आएगा। यही इसका क्या है, पांचवा पोस्टुलेट से, क्या बाबू, कि हर एक ऑर्बिट में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट होता है। लेकिन जब बाहर से हम क्या करते हैं, लाइट देते हैं, तो लाइट को क्या करते हैं हम लोग, अब लाइट को क्या कर गया, एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने से या तो E1 से कहाँ जाएगा, E2, या N1 से N2 में जाएगा, या N1 से N3 में जाएगा, या N1 से N4 में जाएगा। तो उसको बोलते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट। लाइट को लिया तब गया, लेकिन जैसे लाइट देना बंद कर देंगे तो फिर ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जो कलर को लिया उस कलर को छोड़ते हुए आएगा, क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जब नीचे से जाएगा ऊपर तो चेंज ऑफ एनर्जी किस में आएगा, पॉजिटिव में। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो चेंज ऑफ एनर्जी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो। लिख लिया, चलो। हाँ, अब सुनो, एक चीज और बात करते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा रदरफोर्ड का दूसरा ड्रॉबैक्स का। रदरफोर्ड ने क्या किया था बाबू, कि मान ले ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या रखा हुआ था, हाइड्रोजन गैस रखा था। ध्यान देना बेटा, H2 गैस, ध्यान देना, ये H2 गैस रखे थे किसने, रदरफोर्ड ने। और यहाँ रखे थे एक प्रिज्म, ध्यान देना बेटा, ये प्रिज्म है, और यहाँ क्या एक स्क्रीन है। ठीक है, अब जब कोई सनलाइट को हाइड्रोजन गैस से पास किया, इस तरह से सनलाइट है, उसको हाइड्रोजन गैस से पास किया, फिर ये बाहर निकला, फिर प्रिज्म से पास किया, देखा उसमें कुछ कलर आ रहा है, कुछ कलर नहीं आ रहा है, कुछ जगह आपका ब्लैक ब्लैक डार्क आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बेटा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये इसको मालूम नहीं था भाई, हाइड्रोजन का एटम क्यों इस लाइट को एब्जॉर्ब किया, ताकि इसीलिए पूरा कलर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ गया, यहाँ से पास हुआ, निकला, फिर प्रिज्म में गया, प्रिज्म से गया, 7 कलर बट नहीं रहा है। क्यों नहीं बट रहा है, इसका मतलब कुछ कलर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्यों एब्जॉर्ब किया इसने बता नहीं पाया। तब नेल्स बोर बोले भाई क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका कारण है। क्या कारण है, कि ध्यान देना, कि मान ले ये न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट में जो है आपका ये 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है, सेकेंड में -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट है, थर्ड में -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट है, इसमें -0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट है, इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, अब हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी, तो वही मान ले ये फर्स्ट ऑर्बिट है, या E1 है फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल, क्योंकि ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी बोले को नेल्स बोर। तो भाई उसी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन, जिससे वो E1 से E2 जाने में लगेगा।
वही कलर को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर मान लो उसको E1 से जाना E3, तो उसी कलर को एब्जॉर्ब करेगा जिस कलर को लेने से जा सकता है, बाकी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मान लो आपको इसको E1 से जाना E4, तो वैसी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसको उसको E1 से जाने में E4 मदद लगेगा। तो जिसको एक ग्राउंड से एक सेटल जाने में लग रहा था, उस लाइट को ले रहा था, बाकी लाइट को छोड़ दे रहा है। जो लाइट को छोड़ रहा है वही दिखाई दे रहा है, और जो लाइट को एब्जॉर्ब करे वो दिखाई नहीं दे रहा है। बोले इसी कारण से आपके जो प्रिज्म में जब कोई सन लाइट को हाइड्रोजन गैस में पास किए, फिर वो गैस वो लाइट निकला उसको प्रिज्म में पास किए, 7 कलर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, वहाँ कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? ताकि वो अपना E1 से E2 में जा सके, या E1 से E3 में जा सके, E1 से E4, तो वही लाइट को लेगा, बाकी लाइट को वो नहीं लेगा। जिस लाइट का वेवलेंथ को लेने से वो, या फ्रिक्वेंसी को लेने से E1 से E2 जाएगा, उसको ले लेगा, बाकी को छोड़ देगा, है ना। इसीलिए आपको जब कुछ कलर दिखाई दे रहा है, कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ कलर को उसने ले रहा है। क्यों? अपने E1 से E2 जाने के लिए, E1 से E3 जाने के लिए, E1 से E4 जाने के लिए। तब सर रदरफोर्ड बोले नहीं, रदरफोर्ड तब बोले नहीं भाई आप सही बोले, इसी कारण से हमारा 7 कलर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सवाल है कि E1 E2 ज़्यादा गैप क्यों है? देखो E1 E2 में एटम ज़्यादा गैप मिलेगा, फिर गैप घटते जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी डिफरेंस कम है, यहाँ और कम हो जाएगा। तो याद रखना ये एटम का न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड और एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, ये वाला। फिर अब धीरे धीरे डिफरेंस घटते जाएगा, क्योंकि एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस कम होते जाएगा। तो पूछेगा कि बता फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा क्यों है? तो भाई यहाँ निकालो डिफरेंस, इसका 10 के लगभग आएगा, यहाँ और कम आएगा, यहाँ और कम आएगा, तो एनर्जी गैप भी कम होते जाएगा। ठीक है, यही आपका है क्या, नेल्स बोर का एटॉमिक मॉडल थ्योरी। 1-2 बार पढ़ लेना, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।